सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की हुई हैं, राइट। और गाइस, अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा है, सबको पता होगा कि हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो आज अपनी अप्रोच के हिसाब से आज जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं हम वो क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, एक लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इसके रिगार्डिंग गलत है, ठीक है। सो बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। पहला बोलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय लो एक्सपर्ट्स। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डोमिनेटेड थी किसके द्वारा, लो एक्सपर्ट्स के द्वारा। इन दिस द लॉ प्रिवेलिंग इन द वेरियस प्रिंसली स्टेट्स हैज आल्सो बीन गिवन प्लेस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज हैड एन इफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए गाइज, अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर देखे हैं, ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन का जो है इजीली आंसर दे पाएंगे। सो बताइए। देखिए गाइज, इस क्वेश्चन का जो आंसर, जो क्वेश्चन गलत है, जो स्टेटमेंट गलत है, जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखिए गाइज, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है, तो अगर आपने कल का लेक्चर देखा जिसमें आपने क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ा है, जो मैंने क्रिटिसिज्म बताया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है, तो उसमें स्टेटमेंट बिल्कुल ये सही दी है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डोमिनेटेड थी बाय किसके, लो एक्सपर्ट के, ठीक है। उसमें एक और चीज लिखी थी, इसी के कारण क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो इसका रीजन था, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अगर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया वाले हमारे लेक्चर्स देखे हैं, तो मैंने आपको उसमें बताया था क्लियरली कि आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत सारे प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से विड्रॉ किए हैं, ठीक है। वहां से हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हुए हैं। सो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज एन इफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगी, हमारी गलत होगी, ठीक है। सो आई होप आपके क्वेश्चन समझ आया होगा और आई होप आप वीडियोस को जो रेगुलरली देख रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब अपने प्रियम्बल के रिगार्डिंग चीजें बतानी है, ठीक है। आपने बताना है जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए प्रियम्बल का जो चैप्टर है वो आगे आएगा, ठीक है, प्रियम्बल के बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत प्रियम्बल के रिगार्डिंग चीजें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो चलिए ट्राई करिए इसका आंसर देने का। पहला बोलता है इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोजल ऑफ पंडित नेहरू, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, ठीक है, जो पंडित नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, ये उस पे बेस्ड था प्रियम्बल। पहली स्टेटमेंट ये है, इट्स नेचर इज नॉट जस्ट, ठीक है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए अगर आपने प्रियम्बल के बारे में पहले पढ़ा है अच्छे से तो आप इजीली स्टेटमेंट को दे देंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने हमारा लेक्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी देखा है, ठीक है, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कुछ हद तक सही, ठीक है। आपने एक स्टेटमेंट को जो है वो एलिमिनेट करना है इसमें से, मतलब बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है सी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो केशवानंद भारती केस वॉज स्टेट ऑफ केरला था, ठीक है, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी थी कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। क्या कहा था उन्होंने, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सो हमारी स्टेटमेंट सी क्या होगी, गलत होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखिए इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव प्रपोजल ऑफ पंडित नेहरू, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बताया था, तो मैंने उसमें आपको क्लियर बताया था कि जो प्रियम्बल है वो इसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। तो बिल्कुल ये किसके ऊपर बेस है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था किसके द्वारा, पंडित नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, बिल्कुल सही बात है ये भी। देखिए अगर आपने पढ़ा है इसके बारे में तो आपको पता होगा, जो 42nd अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट आया था, उसमें जो है वर्ड ऐड किए गए थे, जैसे सेक्युलर हो गया,
इंटेग्रिटी हो गया, ये कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है, प्रियम्बल में। सो इसको क्या है, एक बार अमेंड किया जा चुका है। एंड इट्स नेचर इज नॉट जस्ट, ठीक है, दैट सिंपली मीन्स प्रियम्बल इज नॉट जुडिशियल या जस्टिसिएबल, इट्स नेचर इज नॉट जस्ट, इट मीन्स इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट, ठीक है, आप जो है इसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कि सेक्युलर, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट जो वर्ड हैं वो ऐड किए गए थे प्रियम्बल में बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। सो प्रियम्बल को क्या है, एक बार अमेंड किया जा चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बोलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ऑफ इंडिया वाज सेटअप अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ, देखिए अगर आपने फिर से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें ये चीज फिर से क्लियर की थी, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म में भी ये बात की गई थी, याद रखिएगा, क्रिटिसिज्म में ये बात की गई थी जिसमें कहा गया था कि ये एक सोवरेन बॉडी नहीं है। सो बताइए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, वो किसके बेस पे बनी थी, किसके प्रपोजल के बनी थी, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, नन ऑफ दिस। देखिए इसका इजी आंसर है दैट इज कैबिनेट मिशन, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन आया था उनके प्रपोजल पे जो है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। द ऑल इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 2 jurist एंड लॉयर अलोंग विद द चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर देवर, ठीक है। सो अब देखिए मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, जिसने नहीं देखा वो जाके देखिएगा, पहली चीज, ठीक है। आपको पता होगा इसमें 7 मेंबर्स जो थे इंक्लूड थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। अब आपने बताना है कि कौन से जो हैं इन चारों में से 2 मेंबर जो हैं वो इसके मेंबर थे, ठीक है, एक जूरिस्ट एंड लॉयर्स अलोंग विद द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर देवर। बताइए कौन कौन से वो 2 थे, BN राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BN राव, SN मुखर्जी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड KM मुंशी एंड SN मुखर्जी। बताइए, देखिए इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अलादी कृष्ण स्वामी एंड KM मुंशी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे कि कौन थे वो 7 जो मेंबर्स थे इसके और चेयरमैन कौन थे, ये आप चीज याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है इस चीज से रिलेटेड बन सकता है और मैंने आपको अच्छे से ये कवर करवाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है कि जब आफ्टर द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है पाकिस्तान की, ठीक है, तो जो मेंबरशिप है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मेंबरशिप है वो रिड्यूस हो जाती है कितनी, 299, कितने से, 389 से। सो आपने बताना कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो प्रोविंसेस में कितने रह जाते हैं, 229, 70, 292 या 93, ठीक है। अगर आपने देखे हैं लास्ट लेक्चर तो आपको पता होगा ये चीज कि कितने मेंबर रह जाते हैं, ये भी मैंने आपको अच्छे डिटेल के साथ चीजें बताई हुई है, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 229, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स की बात करूं मैं, ठीक है, जो तो उसमें कितने रह जाते हैं प्रिंसली स्टेट्स में, 93 से कम हो गए 70, ठीक है। चलिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 डेट्स दी गई हैं, आपने बताना है, याद रखिएगा कि कब अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अडॉप्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अडॉप्शन की डेट अलग है, ठीक है, और उसके एनफोर्समेंट जब वो लागू हुआ था उसकी डेट जो है वो अलग है। सो आपने अडॉप्टेड बतानी है, ठीक है। सो बताइए 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 29 अगस्त 1947। बताइए। देखिए इसका जो इजी आंसर है, अगर आप अडॉप्शन आपको पता है तो वो पहले हुई थी, दैट इज 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर क्या रह जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द फिलोसफी अंडरलाइंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एम्बॉडिड क्वाइट अर्ली इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन which was moved in the first session of the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946 by, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था वो किसके द्वारा लाया गया था, आपने ये बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी जी के द्वारा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। सो बताइए किसके द्वारा लाया गया था, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है। सो बताइए किसके द्वारा लाया गया था। देखिए इसका जो इजी आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ऑन 22 जनवरी 1947 हैड द फॉलोइंग प्रोविजन एज गिवन बिलो, ठीक है।
देखिए जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने पढ़ा था तो हमने उसके रिगार्डिंग जो है कुछ प्रोविजंस पढ़े थे, ठीक है, कुछ हमने प्रोविजंस पढ़े थे। तो आपने बताना है जो यहाँ पे जो 2 प्रोविजन दिए गए हैं क्या वो इसमें इंक्लूड थे या नहीं थे, ठीक है। पहला है कि एडिक्वेट सेफगार्ड्स शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि सेफगार्ड प्रोवाइड करवाना है किस किस को, जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए, बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज के लिए, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। एंड ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भी था कि डेमोक्रेसी वाली बात की गई थी कि जो भी पावर है वो कहाँ से आएगी, लोगों के द्वारा आएगी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था इलेक्शंस वगैरह की बात की गई थी जिसमें, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी की बात की गई थी इन शॉर्ट। सो बताइए कि ये दोनों के दोनों चीजें हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी या नहीं थी, उसके प्रोविजन में थी या नहीं थी, बताइए। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है या आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार जाके, ठीक है, अब एक बार जाके जो है ये चैप्टर पढ़ लीजिए, जो हमने वीडियोस बनाई है उसमें पढ़ लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप उसको पढ़ के आएंगे तो कोई भी क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कवर किए हैं, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे पाएंगे, इजिली दे पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है सी, बोथ 1 एंड 2। बिल्कुल इन दोनों जो है प्रोविजंस की बात इसमें की गई थी और भी प्रोविजन थे वो आप जो है पढ़िएगा वहां पे जाके, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ठीक है। ये देखिए सारे वैसे इसमें दिए हुए हैं, क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई थी, नीचे एक्सप्लेनेशन में भी सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। चलिए, द नेशनल एंथम was adopted by the Constituent Assembly on which of the following day, बताइए। वैसे आपको आंसर दिख गया होगा यहाँ पे, पर चलिए कोई बात नहीं, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपने जो है वो देखी हुई है वीडियोस हमारी। बताइए नेशनल एंथम जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, 24 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त या 26 नवंबर 1949, बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 24 जनवरी 1947 को, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had taken place on December 9, 1946 was presided by whom as its interim president, बताइए। जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रिजाइड की गई थी, कौन था उसके प्रेसिडेंट, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए बहुत इजी सा आंसर है, पर मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया भी था, अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया भी था कि फर्स्ट मीटिंग जो है कौन थे उसके प्रेसिडेंट। तो देखिए कौन थे इसके प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों, देखिए आपको फिर से एक बार यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, ठीक है, उसके तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और इन्हें क्या कहा गया है, एक टेम्पररी प्रेसिडेंट। जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन थे परमानेंट जो बने थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी, कौन थे उसके प्रेसिडेंट, किसके द्वारा प्रिजाइड की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। सो गाइज यही थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। आज मैंने 10 क्वेश्चन जो थे इंक्लूड किए गए थे, जो मुझे मेन क्वेश्चंस लगे तो मैंने सारे के सारे इसमें जो है वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। मैं अभी भी गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की, अगर आप हमारे लेक्चर्स देख के आएंगे तो आप 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो इजिली इनका आंसर दे देंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप जो पिछले लेक्चर जो है अगर देख के आएंगे तो, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। देखिए ये अप्रोच जो है बहुत बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से, आपको लगे ना लगे, मैं इसमें तो कुछ कह नहीं सकता, बट स्टिल ठीक है। क्योंकि देखिए जब आप हम थ्योरी पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो एक्चुअल में जो हमें एग्जाम में आना है, ठीक है, वो हमें एमसीक्यूज की फॉर्म में ही आना है। जो प्रीलिम्स हमारा एग्जाम होगा वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। तो अगर आपकी तैयारी साथ साथ होती चले एमसीक्यूज के फॉर्म में, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आपको पता चल जाएगा कैसे एलिमिनेट करना है चीज़ों को, ठीक है, कैसे आपने सही आंसर ढूंढना है, हर चीज़ आपको जो पता चल जाएगी, ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो ये लेक्चर है एमसीक्यूज के थ्रू जो हमने पढ़ा है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, नहीं आया तो डिसलाइक करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ पसंद या समझ नहीं आई, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।